Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, a period of transition. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything, discussed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, the industrial revolution. बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति. क्लियर है? चलो, तो बेटा 18th सेंचुरी के एंड तक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फैक्टर्स की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की वो अच्छी होने लग गई, है ना. यूरोप में जो लोग रह रहे थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होने लग गई. कब तक? 18th सेंचुरी के एंड आने तक. मतलब अब लोगों के पास पैसा बहुत था. और बेटा वंस यू हैव मनी व्हाट यू वांट टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. द फर्स्ट एम इज़ दिस ओनली कि भाई पैसा आया है, जिसके पास फ़ैन होगा वो कूलर लेगा, जिसके पास कूलर होगा वो एसी लेगा, जो बाइसिकल पे चल रहा होगा वो बाइक लेगा, जो बाइक में ऑलरेडी होगा वो कार लेगा. तो वंस यू हैव मनी व्हाट यू वांट टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. तो ऐसा ही यूरोप में भी हुआ कि जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होने लग गई तो वो मोर गुड्स की डिमांड करने लग गए. और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से जो डिमांड थी गुड्स की वो इंक्रीज़ हो गई. ड्यू टू दिस द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज्ड. अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड की डिमांड आ रही थी, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उन्हें चाहिए थी. इस सिचुएशन की एक बेसिक डिमांड ये थी कि भाई अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा और फर्स्ट रेट पे करना पड़ेगा. देखो अब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, लोगों के पास पैसा है, लोगों को गुड चाहिए, तो जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो आपके आउटलेट्स हैं, उनमें सामान की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए पड़ेगी ना. और आउटलेट्स में सामान कहाँ पर आएगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो अब आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना है, शॉर्ट टाइम में भी करना है, सो दैट यू कैन फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द मार्केट. तो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गुड्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी कि उनमें कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी गुड्स आउटलेट तक पहुंच पाए. पर बेटा जिस तरीके से प्रोडक्शन इस टाइम तक यूरोप में हुआ करता था उस सिस्टम को हम बोलते थे डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. और बेटा ये जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था ये बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था. इट कैन नॉट पीस विद द इंक्रीजिंग डिमांड. दोनों में बहुत डिफरेंस था भाई. डिमांड कंटिन्यूसली राइज कर रही थी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का राइज बहुत स्लो था, है ना. सो अगर आप इसी सिस्टम से प्रोड्यूस करते रहे डोमेस्टिक सिस्टम प्रोडक्शन से तो आप बढ़ती हुई डिमांड को तो पूरा ही नहीं कर पाओगे. इस सिस्टम में क्या होता था बेटा, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी वो लोगों के घरों पर ही हुआ करती थी और हैंड टूल्स, कुछ बेसिक मशीन्स का यूज़ करके ये लोग प्रोड्यूस करते थे. क्लियर है? सबके घरों में ही छोटी छोटी फैक्ट्री टाइप होती थी. फैक्ट्री इन द सेंस की छोटी छोटी मशीनें रखी हैं, उनके फैमिली मेम्बर ही काम कर रहे हैं, इस टाइप से ये लोग प्रोड्यूस करते थे. तो बेटा ये जो सिस्टम था ये तो कभी भी मीट नहीं कर पाएगा इस बढ़ती हुई डिमांड को. ये जो मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं, ये जो बूमिंग मार्केट है, इनकी जो डिमांड्स हैं उसे ये सिस्टम तो पूरा नहीं कर पाएगा. ये तो सुनिश्चित था क्योंकि घर में लोग बैठे हैं, घर में काम कर रहे हैं, मशीन्स बहुत बढ़िया नहीं हैं, हैंड टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, बेसिक मशीन्स हैं, तो ये कभी भी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे. जो नीड थी अब कि भाई अब एक नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आए, है ना. तो अब ये कोई लेमैन भी देख के बता सकता था कि जिस तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है ये सिस्टम इसको पूरा नहीं कर पाएगा. तो वी वांट अ न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, बिल्कुल क्लियरली एविडेंट थी ये बात कि अब हमें एक नई सिस्टम की ज़रूरत है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. फिर बेटा 18th सेंचुरी में ही हम देखते हैं कि डेवलपमेंट होता है एक नए सिस्टम का, जिस सिस्टम का नाम होता है फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. और ये किसको रिप्लेस करने वाला था बेटा? डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस करने वाला था. ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में ये पूरे के पूरे डोमेस्टिक सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, पर ग्रेजुअली फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे करके किसको रिप्लेस करने के लिए आया था बेटा? डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को. इस सिस्टम में हम देखते हैं कि न्यूली इन्वेंटेड पावर्ड मशीन का यूज़ होता है. अब ऐसी मशीन्स आएंगी जो पावर से चलेंगी. वो पावर डीजल भी हो सकता है, वो पावर स्टीम भी हो सकता है. तो इस सिस्टम में हमने देखा फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में कि न्यूली इन्वेंटेड पावर्ड मशीन हमारे पास आ गई. स्पेशल पर्पस मशीन्स हमारे पास थी, है ना. पावर्ड मशीन थी और स्पेशल पर्पस मशीनरी भी थी. स्पेशल पर्पस मशीनरी का मतलब एक मशीनरी होगी जो सिर्फ स्पिनिंग का काम करेगी,
ठीक है, एक मशीनरी होगी जो सिर्फ वीविंग का काम करेगी। क्लियर हुई बात? सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, और ये जो मशीन्स थी ये पावर्ड मशीन्स होती थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पावर से चलती थी। फिर फैक्ट्रीज बनने लग गई और फिर हुआ मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, इसकी अगर 3-4 फीचर की हम बात करें, बेसिक कोर फीचर की, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास न्यूली इन्वेंटेड पावर्ड मशीन थी, स्पेशल पर्पस मशीन थी, फैक्ट्रीज थी, और जो प्रोडक्शन था वो किस तरीके से होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, अब जो मर्चेंट्स हुआ करते थे बेटा, इन लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज ओपन अप सेटअप करने लग गए। ये लोग रॉ मटेरियल लेके आते, फिर वर्कर्स को एम्प्लॉय कर देते, और वर्कर्स इन फैक्ट्रीज़ में काम करते। इन वर्कर्स के पास क्या होती थी, नई मशीन्स होती थी। सो व्हेन merchants started setting up their factories, they bought raw materials from somewhere, they employed some workers to work in these factories, and these factories are completely equipped with new machines and finally ultimately producing goods in a larger quantity। बात समझ में आई? ये जो नया सिस्टम था, इस नए सिस्टम में हमने देखा कि मर्चेंट्स ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ बना ली, एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया कि भाई आप काम करो और आपके काम के बदले आपको पैसा मिला जाएगा, और नई मशीन्स उनको दी। और अब जो नई मशीन से काम हो रहा था तो उससे जो गुड प्रोड्यूस हो रहा था वो लार्ज नंबर में हो रहा था। और ये जो वर्कर्स होते थे इन्हें हायर किया जाता था वेजेस पर। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वर्कर मतलब मजदूर, और मजदूर किसके लिए काम करता है, मजदूरी के लिए। तो वर्कर्स को कहा जाता था आओ काम करो और मजदूरी घर ले जाओ, मतलब पैसा ले लो हमसे एट दी एंड ऑफ द डे। अब बेटा ये जो नया सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था, जिसे हम फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं, इसने ट्रांसफॉर्म किया अग्रेरियन इकोनॉमी को, रूरल सोसाइटीज़ को इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बन सोसाइटीज़ में। बेटा जब आप एक पेजेंट होते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हो, तो आपको आपके फार्म के पास रहना पड़ता है, सो दैट यू कैन टेक केयर अबाउट योर प्रोड्यूस। जो भी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो को उसकी देख रेख कर पाओ, अनवांटेड प्लांट को वहाँ से निकाल पाओ, पानी दे पाओ, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे पाओ अपने फार्म एरिया को, तो आपको हमेशा आपके फार्म के पास रहना पड़ता था, है ना। तो आपकी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, रूरल सोसाइटी। भाई गांव में रह रहे हो, अपनी खेती किसानी पे ध्यान दे रहे हो। पर जब से ये जो मॉडर्न सिस्टम आया था, जिसे हम फैक्ट्री सिस्टम कह रहे हैं, इसने हमारी सोसाइटी को अग्रेरियन से काय में कन्वर्ट किया इंडस्ट्रियलाइज में। ठीक है, तो अब आपको पहले जो आप खेती कर रहे थे तो आप आपके खेत के पास रह रहे थे, जब आप फार्मर थे तो अपनी फार्म लैंड के पास रहते थे। पर अब आप जब इंडस्ट्रियल वर्कर बनोगे, इंडस्ट्रीज ओपन अप करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको आपकी इंडस्ट्री के पास रहना पड़ेगा, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो उसके पास रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से अर्बन सोसाइटी की शुरुआत होगी। पहले आप अग्रेरियन हुआ करते थे तो सोसाइटीज़ कैसी हुआ करती थी, रूरल। अब आप जब कन्वर्ट होके इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनेंगे तो मैक्सिमम जो सिटीज़ होंगी बनने लग जाएंगी, टाउन बनने लग जाएंगे, आप अर्बन सोसाइटीज़ पे कन्वर्ट कर जाओगे। ठीक हुई बात? तो ये जो न्यू फैक्ट्री सिस्टम था, इसने ट्रांसफॉर्म किया अग्रेरियन रूरल सोसाइटीज़ को इंडस्ट्रियलाइज और अर्बन सोसाइटीज़ में, और इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, एक डेफिनेशन और हो सकती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, व्हेन you shifted from handmade products to factory made products is called industrial revolution. One more thing is that कि transformation from agrarian rural societies to industrialized urban societies is known as industrial revolution. Clear है बेटा? 1936 में जो चार्ली चैपलिन थे, उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया एक फिल्म को जिसका नाम था मॉडर्न टाइम्स। इस फिल्म में जो चार्ली चैपलिन होते हैं वो एक आइकॉनिक रोल प्ले करते हैं लिटिल ट्रैम्प का, और ये जो कैरेक्टर होता है लिटिल ट्रैम्प में, ये बेचारा स्ट्रगल ही करता रहता है कि ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है इसमें मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे, बहुत सारा कुछ ऐसा ही था कि जिसमें अडॉप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बेचारे चार्ली चैपलिन इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं इस फिल्म में कि भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे सर्वाइव करें इस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में। बेटा अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन को कि भाई ये ही क्यों बर्थ प्लेस बना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता था, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रिटेन से होती है। ब्रिटेन बर्थ प्लेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। क्यों है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से
जो ब्रिटेन है वो बर्थ प्लेस बन जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये ही हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो जो पहला फैक्टर है वो ये है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स थे, लार्ज डिपॉजिट्स थे किसके, आयरन ऑर के। बेटा टिल डेट जो मशीनरी हम बना रहे हैं वो किससे ही बन रही है, आयरन से। नील किससे बनती है, आयरन से। स्क्रू कैसे बनते हैं, आयरन से। तो आयरन एक बेसिक कंपोनेंट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो भर भर के अवेलेबल था कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और साथ ही साथ कोल भी था। तो इंग्लैंड में कोल भी अवेलेबल था, आयरन और भी अवेलेबल था। इसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये दोनों ही एसेंशियल बेसिक एलिमेंट हैं जिनके बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कोल, आयरन और एक एसेंशियल एलिमेंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो भर भर के अवेलेबल थे कहाँ पर, इंग्लैंड में। सो लर्न दिस पॉइंट एज इट इज़, क्योंकि ये पूछा जाएगा व्हाई इंग्लैंड बिकेम द birth place of industrial revolution. So you have to answer that England had a large deposits of iron ore and coal, and both were the essential element for industrial revolution. Second, बेटा ब्रिटेन में जो सोसाइटी थी वो स्टेबल हो चुकी थी एक टाइम तक। ब्रिटेन के पास जो सोसाइटी थी वो स्टेबल थी, पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट थी। बेटा गवर्नमेंट का भी स्टेबल होना किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लानिंग होती हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो मैसिव लेवल पे बनाई जाती हैं, टेक्स एटलीस्ट 5 ईयर 10 ईयर्स टू कंप्लीट। तो अगर आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी वो प्लानिंग पॉलिसीज़ कंप्लीट हो पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो एक और बेसिक एडवांटेज था इंग्लैंड के पास कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी, वो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री हुआ करता था, सोसाइटी बहुत स्टेबल हुआ करती थी। और इन दोनों की वजह से, सोसाइटी के स्टेबल होने की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, गवर्नमेंट के स्टेबल होने की वजह से ट्रेड और कॉमर्स दोनों को बहुत एनकरेजमेंट मिला। ठीक है, मतलब जो मर्चेंट्स थे वो ईज़िली ट्रेडिंग कर पा रहे थे। पॉलिटिकली जो रूल्स रेगुलेशन थे वो एक बार जो सेट होते थे तो आने वाले 5 साल तक चलते थे, है ना। तो वहाँ पर लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई हर साल रूल चेंज हो जाएंगे, गवर्नमेंट आएगी वो ये बदल देगी वो बदल देगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रेड कॉमर्स दोनों को एनकरेजमेंट मिला स्टेबल सोसाइटी और स्टेबल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया कहाँ पर, इंग्लैंड में, तो उनकी फैक्ट्रीज़ को भर भर के रिक्वायरमेंट आ रही थी किसकी, रॉ मटेरियल की। ठीक है, विदाउट रॉ मटेरियल कैन वी मेक फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए इतने मैसिव लेवल पे, क्योंकि अब तो इंडस्ट्रियल इज मास प्रोडक्शन कर रही थी तो रॉ मटेरियल की नीड ज़्यादा थी। तो उसके लिए ब्रिटेन ने क्या किया, जो इकोनॉमिकली वीक, जो छोटी कंट्रीज़ थी या जहाँ पर कैओटिक सिचुएशंस थी, जो रूलर थे वो आपस में लड़ते रहते थे, ऐसी कंट्रीज़ को अपना टारगेट बनाया, पहले उनके साथ ट्रेड किया, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस बना ली। इसी को कहते हैं कॉलोनाइजेशन, है ना। चलो, तो ब्रिटेन के पास थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी, जिसका यूज़ करके उन्होंने कॉलोनीज़ को, छोटी छोटी कंट्रीज़ को, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जो कैओटिक सिचुएशन में थी उन्हें एक्वायर किया। सून, जल्दी ही ये स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पीरियल पावर बन गया पूरी दुनिया की। ठीक है, जल्दी ही ये इम्पीरियल पावर बन गया पूरी दुनिया की, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पीरियल पावर ऑफ द वर्ल्ड। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटेन एट वंस अपॉन अ टाइम। एक टाइम ऐसा था जब 60% लैंड को कंट्रोल करता था कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी जिसका यूज़ करके इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई। जल्दी ही ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पीरियल पावर बन गया किसकी, वर्ल्ड की। दिस मीन्ट इट्स कॉलोनीज could serve as supplier of raw material। और कॉलोनीज़ की नीड क्यों आई, बिकॉज वॉट वी वॉन्ट कॉटन रॉ मटेरियल। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक कॉटन क्लॉथ, वॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट, कॉटन। अगर आपको कॉटन क्लॉथ बनाना है तो कॉटन बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉटन कहाँ से लाओगे, तो कॉटन कॉलोनीज़ देंगी, इंडिया देगा, यूएसए देगा। क्लियर है, कॉटन हम भी बहुत बढ़िया तरीके से सप्लाई करते थे, यूएसए भी बहुत अच्छे से सप्लाई करता था। तो कॉटन क्लॉथ के लिए चाहिए कॉटन, अब कॉटन कहाँ से आएगी भैया, वो कॉलोनीज़ देंगी। सो दिस मीन दैट कॉलोनीज़ कुड सर्व एज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। कॉलोनीज़ बनाई इसलिए थी कि वो हमें क्या देती रहे, रॉ मटेरियल देती रहे, स्पाइसेस दे, इंडिगो दे, टी दे, कॉफ़ी दे, शुगर दे, शुगर केन दे, शुगर दे।
एंड अ मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड गुड्स। अब चलो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल तो ले लिया, उससे फिनिश्ड गुड भी बना लिया, अब इतने फिनिश्ड गुड को कंज्यूम भी तो कराना है, तो इसको कंज्यूम कराने के लिए भी लोग चाहिए, तो वो लोग भी कहाँ अवेलेबल थे, कॉलोनीज़ में अवेलेबल थे, है ना। जैसे इंडिया से पहले इन लोगों ने ले लिया कॉटन, फिर उस कॉटन से बना लिए कॉटन क्लॉथ और फिर वापस से किसी को सेल कर दिए, इंडिया को। तो ठीक है, इंडिया ड्यूअल पर्पस को सर्व कर रहा था, रॉ मटेरियल भी दे रहा था और फिनिश गुड के लिए एक बड़ा मार्केट भी था। अब हम सर्वडम को पढ़ेंगे बेटा। सर्वडम का मीनिंग क्या होता है, दासत्व, है ना। तो सर्वडम वो सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन को अपनी सर्विसेज को देना है अपने लॉर्ड को, अपने मालिक को, ठीक है। सर्व बोले तो वो व्यक्ति जो दास बना हुआ है ना, उस दास को अपनी सर्विसेज को किसको प्रोवाइड करना है, अपने लॉर्ड को प्रोवाइड करना है, मतलब अपने मालिक को देना है। और मोस्टली ये जो सर्व्स होते थे ये अटैच्ड होते थे किसके साथ, लॉर्ड्स की लैंड के साथ। जो मालिक होता था उसकी जो ज़मीनें होती थी उनके ऊपर इन्हें करना पड़ता था काम। एंड वॉज ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम वन ऑनर टू अनदर। और ये जो सर्व्स होते थे ये कमोडिटीज़ की तरह होते थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच दिए जाते थे, खरीद लिए जाते थे, ठीक है। तो सर्व्स का भी ट्रांसफ़र होता था फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। क्लियर है। सर्व पर्सन सिटीजन से ज़्यादा ये होते थे कमोडिटीज़, इनको बेचा और ख़रीदा जाता था। पर एक टाइम में इंग्लैंड में इस सिस्टम को कम्प्लीटली अबोलिश कर दिया गया, मतलब जो दास प्रथा थी, सर्वडम थी, उसको इंग्लैंड ने एबोलिश कर दिया। अब एबोलिश कर दिया तो जितने भी सर्व्स थे जो अब तक लॉर्ड्स की लैंड से अटैच्ड थे, वो कहाँ जाएंगे भैया, वो क्या काम करेंगे। तो ये जो सर्व्स अपने मालिकों की चुंगल से छूटे तो इन्हें फैक्ट्री ओनर्स ने ऑफ़र किया कि भैया आओ और हमारी फैक्ट्रीज़ में काम करो, यहाँ पर तुम 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, और बाकी के जो घंटे बचते हैं वो तुम्हारे अपने होंगे, उसमें तुम्हें हमारी गुलामी नहीं करनी है, साथ ही साथ जो भी तुम हमारे लिए काम करोगे उसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे। क्लियर हुई बात। तो जैसे ही सर्वडम इंग्लैंड में ख़त्म हुआ तो बहुत सारे सर्व्स फ्री हो गए, बहुत सारे दास फ्री हो गए। अब ये दास कहाँ काम करने लग गए, फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। तो लेबर की प्रॉब्लम भी इंग्लैंड में नहीं आई। तो देखो, इंग्लैंड में कोल था, इंग्लैंड में आयरन था, इंग्लैंड ने कॉलोनीज़ बना ली थी तो रॉ मटेरियल भी था। अब बात आती है लेबर की, तो लेबर कहाँ से आए, तो जैसे ही सर्वडम एबोलिश हुआ बहुत सारे लोग फ्री हो गए, वो लेबर की तरह काम करने लग गए, तो लेबर भी प्लांटी में अवेलेबल थे। और बेटा इंग्लैंड में एक टाइम में बहुत सारे नए आइडियाज़ पनप रहे थे, नए आइडियाज़ आ रहे थे, ठीक है। देयर वर न्यू आइडियाज़ ग्रोइंग इन इंग्लैंड, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज़्यादा एड मिलती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज़्यादा इनक्रेज होता है और ज़्यादा बढ़ता है, किसकी वजह से, न्यू आइडियाज़ की वजह से, ठीक है। और ये जो न्यू आइडियाज़ थे इनमें से एक था कि अब लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था टूवर्ड्स साइंटिफिक अप्रोच, है ना। वो जांच कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सो समझ में आई बात कि नए आइडियाज़ आ रहे हैं इंग्लैंड में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं। इनमें से एक था कि लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था, लोग साइंटिफिकली चीज़ों को सोच रहे थे, साइंटिफिक अप्रोच अपने अंदर बना रहे थे। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपकी अप्रोच साइंटिफिक होती है बेटा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिनसे आपको लगने लगता है कि यार अभी करेंटली हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये करेंगे तो ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, अभी हम इस चीज़ को इस तरीके से बना रहे हैं, क्यों ना हम इसको ऐसे बनाएं तो ये और ज़्यादा कारागार साबित हो सकती है, अच्छी साबित हो सकती है। तो साइंटिफिक अप्रोच, इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हेल्प किया। फिर बेटा हमने इंग्लैंड में एक चीज़ और देखी कि वहाँ पर इम्प्रूव्ड और एडवांस्ड सिस्टम था कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का और बैंकिंग का था। बैंकिंग भी थी, कम्युनिकेशन भी था, ट्रांसपोर्टेशन भी था, और इन सब की बेसिक नीड होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। जब आप इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज लगा रहे होंगे तो रॉ मटेरियल लाने के लिए, ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए, फिनिश गुड देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए। आप एक फैक्ट्री से दूसरे एरिया में कम्युनिकेट कर पाओ, इसीलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा चाहिए। देन बैंकिंग, आपके पास अगर उतना कैपिटल नहीं है तो आप लोन ले पाएंगे, अपनी जो इनकम है उसे क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, तो इस सब के लिए आपको बैंक चाहिए। सो इंग्लैंड वॉज हैविंग इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ communication, transportation and banking, and it leads to
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ पहले से ही वहाँ थी, ठीक है। सो इन्होंने भी फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, एड किया किसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेटा अब हम मेजर इन्वेंशंस को पढ़ेंगे। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर हमने इफेक्ट देखा किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहला इफेक्ट हम किसके ऊपर ही देखते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ही देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाती है, ठीक है। पहले कपड़ा हाथों से बनाते थे बुनकर, पर अब वो मशीन से बनने लगेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए बढ़िया बढ़िया मशीन। तो फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया किसने, जॉन के ने, जिसने स्पीड बढ़ा दी किसकी, वीविंग की। जब हम यान को, धागे को, थ्रेड को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस करते हैं तो क्या बनता है बेटा, क्लॉथ, ठीक है। तो वीविंग की जो प्रोसेस थी उसको बढ़ाने का काम किया जॉन के की फ्लाइंग शटल ने। अब बेटा जब वीविंग बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो थ्रेड हैं जिनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस करके वीविंग का काम हो रहा है, तो थ्रेड की डिमांड भी बढ़ेगी, तो अब थ्रेड भी जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहला इन्वेंशन फ्लाइंग शटल देखा हमने, जो किसने किया था, जॉन के ने किया था, जिसने वीविंग की स्पीड बढ़ा दी। पहली वो कौन सी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर हमने इफेक्ट देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो थी कॉटन इंडस्ट्री। कोई बात क्लियर। चलो अब जैसे जैसे वीविंग की प्रोसेस में बढ़ी, जैसे जैसे वीविंग की प्रोसेस बढ़ी वैसे वैसे हमने देखा डिमांड बढ़ी किसकी, कॉटन यान की, धागे की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वीविंग बहुत फास्ट रेट पे हो रही थी। तो बहुत सारे जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने स्पिनिंग व्हील को इम्प्रूव करने के लिए सोचना चालू किया कि यार स्पिनिंग व्हील कितने अच्छे तरीके से काम करेगा, तब बहुत अच्छा धागा बनेगा, बहुत तेज़ी से धागा बनेगा और वीविंग की प्रोसेस फिर बराबर चलती रहेगी। तो धागा लेके आना है तो धागे के लिए हमें स्पिनिंग व्हील को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसी टाइम में हम देखते हैं जेम्स हारग्रीव्स पेटेंट करा लेते हैं स्पिनिंग जेनी का, कब, 1770 में, 1770 में स्पिनिंग जेनी का पेटेंट कौन करा लेते हैं, हारग्रीव्स, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से थ्रेड बना सकती थी, यान बना सकती थी। और ये जो स्पिनिंग जेनी थी इसके थ्रू जो वीवर्स थे वो 8 स्पिंडल्स पे काम कर सकते थे इंस्टीड ऑफ 1। और इसी टाइम में हम देखते हैं कि जो रिचर्ड आर्कराइट होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं वाटर फ्रेम को। वाटर फ्रेम क्या, एक मशीन है स्पिनिंग के लिए जिसमें रोलर्स हैं जो ऑपरेट होते थे वाटर पावर से। तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाई बेटा, वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम क्या है, एक मशीन है स्पिनिंग के लिए जिसके साथ रोलर्स भी होते हैं और ये रोलर्स ऑपरेट होते हैं किससे, वाटर पावर से, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा जॉन के की फ्लाइंग शटल को, जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी को, और फिर आए एडमंड कार्टराइट के पावर लूम। ये कॉम्बिनेशन थे स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम का। अब स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम के कॉम्बिनेशन में एक मशीन आई जिसको बनाने वाले थे एडमंड कार्टराइट, जिसका नाम दिया पावर लूम, ठीक है। तो पावर लूम आ गई, ये दोनों की फैसिलिटी साथ में प्रोवाइड करी, स्पिनिंग जेनी भी और वाटर फ्रेम भी। फिर एली वाइटने ने बनाई कॉटन गिन। दूसरे अदर इन्वेंशंस भी हुए जिससे क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ गया। 2 मेन सेंटर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, एक था लैंकशायर और दूसरा यॉर्कशायर। इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना बेटा, मैं कोशिश करके भी इनको प्रॉपर नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है बेटा। आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ तो डेवलप कर ही रही थी, स्पिनिंग जेनी आ गई है ना, वाटर फ्रेम आ गया है, पर इसके साथ साथ दूसरे फील्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी। जो जेम्स वॉट थे, जॉर्ज स्टीफेंस थे, इन्होंने स्टीम इंजन को डेवलप कर लिया जिससे हेल्प हुई ट्रांसपोर्टेशन में। और ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स का नहीं हो रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेजरली तो इससे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इंडिया से जो गुड है वो इंग्लैंड के हार्बर तक तो ले जाया जा सकता है थ्रू शिप्स, पर उस हार्बर से जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वहाँ किसके थ्रू ले जाया जाएगा, तो उसके लिए अलग चाहिए, शिप्स भी चाहिए, बसेस भी चाहिए, ट्रक्स भी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जेम्स वॉट, जॉर्ज स्टीफेंस ने स्टीम इंजन को डेवलप किया जिससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिली किसकी, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल को हमको कहाँ से कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह। अगर मैं शिप्स की बात करती हूँ तो इंडिया से शिप से कहाँ तक लेके जा रही थी,
इंग्लैंड के पोर्ट तक लेके जा रही थी, फिर इंग्लैंड से पोर्ट से वो अपने इंडस्ट्रियल टाउन तक जा रहा था। तो इस पैराग्राफ में फालतू बातें मैंने ज़्यादा कही हैं, पर जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि स्टीम इंजन डेवलप करने वाले कौन दो लोग थे, जेम्स वॉट एंड जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, चलो। एग्रीकल्चर भी अछूता ना रहा, बिना इफेक्ट के नहीं रहा, किसके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ा, वहाँ पर भी हमने देखे बहुत सारे इन्वेंशन हुए। जो रीपर आए उससे जो कटिंग का प्रोसेस था वो आसान हो गया। रीपर के थ्रू कम लोग भी फिज़िकली वीट स्टॉक को इजीली कट कर पा रहे थे, फास्टर रेट पे कम कट कर पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू सिकल। सिकल आप लोगों ने देखा होगा ना, दरांतरा होता है इस तरीके का। पहले लोग इस सिकल का यूज़ करके वीट को कट करते थे, वीट स्टॉक को कट करते थे, पर अब क्या आ गया था बेटा, रीपर। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर रीपर बना नहीं पाऊँगी, पर कुछ इस तरीके का होता था रीपर। यहाँ से उसको जो फार्मर या जो भी कोई व्यक्ति होगा वो यहाँ से इसको चलाता जाएगा और ये यहाँ से कट होते जाएंगे वीट। तो सिकल से आप लिमिटेड काम कर सकते थे, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी था। पर ये जो रीपर आया इससे एक व्यक्ति बहुत सारे एरिया में कटिंग का काम कर सकता था। सो एग्रीकल्चर पर भी अफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, बहुत सारे नए इन्वेंशन हुए। रीपर आया, रीपर से कम लोग भी बहुत ज़्यादा एरिया की कटिंग कर सकते थे और फास्टर रेट पे कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू सिकल। मतलब दरांतरे से तो बहुत ही, दरांतरे बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग उसको हसिया बोलते हैं। सिकल से तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी किसकी, रीपर की। फिर जो थ्रेशर्स थी बेटा, उन्होंने अलाउ किया स्मॉलर टीम टू थ्रेश द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक। बेटा गेहूँ इस तरीके से लगता है, फिर यहाँ गेहूँ की बालियाँ होती हैं जिसमें गेहूँ होता है, ठीक है। तो पहले तो हम गेहूँ को कट करते हैं यहाँ से, तो कट करने का काम किसने किया, रीपर ने। फिर इस स्टाक से क्या निकालना, वीट निकालना, गेहूँ निकालना, इसके लिए क्या आई, थ्रेशर आई। तो थ्रेशर का काम था कि बहुत कम लोग इसको रिक्वायर्ड होते थे और बहुत सारा स्टाक को ग्रेन से अलग कर दिया जाता था। मतलब जो स्टाक होती थी इसको बोलते हैं स्टाक, स्टाक से वीट को अलग कर दिया जाता था। किसके द्वारा, थ्रेशर के द्वारा। आप लोगों ने देखी होगी ना, थ्रेशर एक मशीन होती है, इस टाइप की मशीन होती है। यहाँ से हम हमारा गेहूँ डालते जाते हैं और यहाँ से गेहूँ निकलता है और पीछे से वो चाफ निकलता जाता है। नहीं देखा है ना तो अभी इमेज सर्च कर लेना गूगल से, थ्रेशर कैसी होती है, रीपर कैसा होता है, सिकल कैसा होता है, सब दिख जाएगा। तो अब बहुत बड़ी वीट की क्वांटिटी को ईजीली ड्राइव आउट किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर, है ना। पहले आपने बस रीपर की हेड से काटा, काटने के बाद जो थ्रेशिंग का काम है वो थ्रेशर ने बहुत ईजी बना दिया था। और इसी की वजह से हम देखते हैं बेटा फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत तेज़ी से ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ होती है। जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई नई मशीन आ रही थी, कोई ना कोई नया इन्वेंशन हो रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। बेटा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्प्रेड हुआ फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में। इंग्लैंड में तो था, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में। बाद में ये यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में और वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ में भी फैला। तो इंग्लैंड से फ्रांस, जर्मनी, रशिया गया, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में भी हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। तो बेटा अभी हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अग्रेरियन रूरल सोसाइटीज़ का इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में चेंज हो जाना ही क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर आपको पता ही है बेटा फ्लाइंग शटल बनाने वाले कौन थे, तो जॉन के थे। टू मेन सेंटर्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस थे वो भी आपको पता है, लैंकशायर एंड यॉर्कशायर। अब बेटा हम देखेंगे इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस बनाने में। तो यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ आयरन और एंड कोल डिपॉजिट, जबकि के हाँ इंग्लैंड में तो कोल डिपॉजिट्स भी बहुत सारे थे और आयरन और डिपॉजिट्स भी बहुत सारे थे। लैक का मतलब होता है कमी होना, उनकी कोई कमी नहीं थी। तो ये फैक्टर आप टिक कर देना।
अब हम देखेंगे बेटा इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या थे। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने बहुत सारे चेंजेस लेके आए यूरोप में और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में। पहला चीज़ था ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ये तो बेसिक डेफिनेशन में ही पढ़ा था हमने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज कर देता है अग्रेरियन इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में, है ना। तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। बेटा मैन्युफैक्चरिंग अब घर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद घरों में फैमिली मेम्बर्स की हद से मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, ठीक है, क्योंकि मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होने लग गया था, मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये प्रोडक्शन कहाँ पर होता था बेटा, फैक्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग अब घर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, जबकि कि अभी फैक्ट्री में होने लगी थी, नई मशीन से हो रही थी। और ये नई मशीन इतनी बड़ी थी ना बेटा कि घरों में तो फिट नहीं हो सकती थी। तो जो डोमेस्टिक सिस्टम था प्रोडक्शन का वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था फैक्ट्री सिस्टम के साथ, ठीक है। एक तो मास प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप जब एक एक दो पाँच क्वांटिटी घर में बैठ के बनाते हो तो उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आ पाता, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहा था, कम टाइम में बन रहा था, चीप कॉस्ट में बन रहा था। तो डोमेस्टिक सिस्टम कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था फैक्ट्री सिस्टम के साथ। हैज़ दोज इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक सिस्टम, वो लोग जो इन्वॉल्व थे पहले डोमेस्टिक सिस्टम में, अब वो भी फैक्ट्रीज़ में आकर के काम करने लग गए थे। पहली बात तो आप गुड बनाओगे जो महंगा है, ठीक है, उसे कोई ख़रीद ही नहीं रहा है, तो आप उसे बना कर करोगे भी क्या। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग घरों में काम कर रहे थे उन्होंने अपना काम धंधा बंद किया और फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। क्लियर है। क्यों ऐसा हुआ बेटा, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था ये कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था किसके साथ, फैक्ट्री प्रोडक्शन के साथ। और बेटा फिर हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनने लगती हैं पूरी कंट्री में, नई नई सिटीज़ ग्रो होने लगती है। फैक्ट्री बनाना, जैसे ये रेजिडेंशियल एरिया आपने फैक्ट्री यहाँ बनाई तो लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत होने लगी, तो लोग यहीं पर रहने लग गए। तो यहीं पर क्या बन गई, एक सिटी बन गई या एक टाउन बन गया। इस तरीके से नई नई सिटीज़ बनने लग गई, नए नए टाउन्स बनने लग गए। कहाँ, फैक्ट्रीज़ के आसपास, ठीक है, जहाँ पर वर्कर्स रहते थे। वो ऑब्वियसली बात है, आपका खेत यहाँ था, फार्म लैंड यहाँ थी और आपका घर यहाँ था। अब 5 भाई थे, इसमें से 2 इस फार्म लैंड पर काम कर रहे हैं, 3 इस फैक्ट्री में काम करने चले गए। अब रोज़ इन्हें इतना आना और जाना पड़ेगा, तो ये सोचते थे कि यार हम यहीं नियर बाय एरिया में रहने लगे। तो इस फैक्ट्री के आसपास एक टाउनशिप डेवलप होने लगी, एक एरिया ऐसा डेवलप होने लगा जहाँ पर वर्कर रहते थे। पहले बेटा जो सेंटर हुआ करता था इकोनॉमिक लाइफ का वो विलेजेस हुआ करते थे, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई तो ये सेंटर बन गई सिटीज़। जो लोग थे विलेज से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आने लग गए, है ना, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ में उन्हें क्या मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट। पहले लोग गांव में रहना पसंद करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब हुआ करता था विलेजेस, पर अब ये हब का क्या बन गए थे, सिटीज़। लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कर रहे थे, रूरल एरियाज से लेकर के, विलेजेस से लेकर के कहाँ पहुँच रहे थे, सिटीज़ में पहुँच रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ क्या ऑफ़र कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे टाउन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन, ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन बनने लग गए। बहुत सारे टाउन ऑफन कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन, जैसे कि लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर, ये डेवलप हुए। एंड दीज टाउन्स वर नोन एज बूम टाउन्स, और इन्हें क्या भी कहा गया बेटा, बूम टाउन्स भी कहा गया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से डिक्लाइन होता है फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद ख़त्म हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है और कैपिटलिज्म का राइज होता है। तो बेटा जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एडवेंट होता है वैसे वैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होने लगता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बनने लगती हैं, वैसे डिक्लाइन होने लगता है सामंतवाद का, सामंती प्रथा का, फ्यूडलिज्म का, ठीक है। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ से एक नए सिस्टम का जन्म होता है ना, जो किसकी जगह ले लेता है, फ्यूडलिज्म की जगह ले लेता है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। पहले फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो अपने अंदर में एक टेरिटरी को रखते थे, वहाँ पर लोगों से काम कराते थे, है ना, और राजा के लिए सेना वगैरह भी मेंटेन करते थे। पर अब इसकी ज़रूरत नहीं बची, फ्यूडलिज्म पूरी तरह ख़त्म हो रहा था, फ्यूडलिज्म को रिप्लेस कर रहा था एक नया सिस्टम जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। इस सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो प्राइवेटली ओन किए जाते थे और प्रॉफिट के लिए यूज़ किए जाते थे। अब आपको हर बात में किंग की अथॉरिटी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंप्लीट कंट्रोल किसके पास होगा,
प्राइवेट ओनर्स के पास होगा, ठीक है। और ये लोग क्या कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि दो नई क्लासेस का जन्म होता है, एक होते हैं फैक्ट्री ऑनर्स और दूसरे होते हैं वर्कर्स। तो बेटा फैक्ट्री ऑनर्स ऑब्वियस सी बात है, ये वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ये वर्कर्स को काम पर रखते थे, उन्हें वेजेस देते थे। मज़दूरों से बोलते थे आप मेरे 8 घंटे 10 घंटे काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें ये मजदूरी दूंगा। और ऑब्वियस सी बात है मैंने फैक्ट्री खोली, अपना इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना पैसा लगाता है तो उसका मेजर मोटिव क्या होता है कि भैया ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये फ्यूचर में मुझे रिटर्न देगा, तो मैं प्रॉफिट के लिए काम करती रही। अब हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स वो लोग हुआ करते थे जो फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते थे, अपनी मजदूरी करते थे और उसके बदले उन्हें क्या मिलते थे, वेजेस, मजदूरी मिलती थी। वेजेस मतलब सैलरी जो होती है ना, पैसा जो एट द एंड मिलता है उसे बोलते हैं, पर मज़दूरों को मिलती है वेजेस, सैलरी नहीं मिलती है। वो पैसे के अलग अलग नाम ही, सैलरी बोल दो वेजेस बोल दो। तो वेजेस मिलती थी हमारे किसको, वर्कर्स को, किसके बदले, उनके लेबर, उनके काम के बदले जो उन्होंने कहाँ पर किया, फैक्ट्रीज़ में। जो लेबर जो काम उन्होंने फैक्ट्रीज़ में किया उसके बदले उन्हें क्या मिलते थे, वेजेस। इनकी जो लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप थी और जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। ऐसा कहीं पर मैंने पढ़ा है 11th में या 12th में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाया है मैंने, तो उसमें देखा था 15-15 घंटे काम करते थे वर्कर्स, 15-16 घंटे काम करते थे वर्कर्स लैंड में, जब शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। और उसके बाद में इन्हें जो वेजेस मिलते थे वो इतने मीगर होते थे कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम इमरजेंस ऑफ इम्पेरियलिज्म को पढ़ेंगे पार्ट 3 में। क्लियर है?